जब हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बेसिकली कोर्ट के यहाँ पर जो डिसीजंस है ना, वो उनका बाइंडिंग फोर्स वीक है, लेकिन फिर भी इस कोर्ट की काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं और वही कॉन्ट्रीब्यूशन आज हम पढ़ेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट की स्थापना 1945 में हुई थी अंडर यूनाइटेड नेशंस चार्टर। ये एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है ऑफ यूनाइटेड नेशंस। जहां तक हम इसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 3 तरह की कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं। पहले विद द हेल्प ऑफ प्रोविजनल मेजर्स, दूसरा बाय इट्स एडवाइजरी ओपिनियन और तीसरा बाय कंटेंशियस केसेस। ये तीनों चीजें क्या होती हैं ये हम अब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोविजनल मेजर्स के बारे में। तो प्रोविजनल मेजर्स क्या होता है कि जब तक कोर्ट में केस पेंडिंग है तब तक फॉर द टाइम बीइंग कुछ एक स्पेसिफिक रिलीफ जो है वो पार्टी को दिया जाए, तो वो एक प्रोविजनल मेजर्स होता है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में का जो स्टैट्यूट है उसके आर्टिकल 41 में इसके बारे में बात की गई है, जो ये कहता है कि जब कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस अकर करते हैं जहां पर दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट अकर कर रहा है और इमीडिएट मेजर इज रिक्वायर्ड, उस पर्टिकुलर केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास ये अथॉरिटी है कि वो एक प्रोविजनल मेजर ले सके। While the dispute is pending before the court, at that point of time, the court has an authority to serve the notice to both the parties regarding the provisional measures that the parties need to take. Like it can be a status quo thing, ठीक है, कि मतलब वो स्टेटस मेंटेन करके रखें, ऐसा हो सकता है। इन प्रोविजनल मेजर्स को समझने के लिए हम कुछ केसेस को समझते हैं। सबसे पहला केस है एंग्लो इरानियन ऑयल को यूके वर्सेस ईरान 1951 का। इस केस में यूके ने यानी कि यूनाइटेड किंगडम्स ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को प्रोविजनल मेजर्स लेने के लिए रिक्वेस्ट की थी, जहां पर जो एंग्लो इरानियन ऑयल कंपनी है उसे नेशनलाइज कर दिया गया था ईरान के द्वारा, बट ईरान ने कंप्लाई नहीं किया एज उसके हिसाब से। यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिस्डिक्शन नहीं आती। तो जुरिस्डिक्शन की अगर हम बात करें तो वो वहीं पर लागू होता है जहां पर जो स्टेट्स हैं वो खुद से कंसेंट देती है कि हाँ हम इस चीज को मानते हैं कि जो भी इंटरनेशनल लॉ के रूल्स होंगे, जो भी प्रिंसिपल्स होंगे, हम उनको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर एंग्लो इरानियन ऑयल को के केस में लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन की वजह से क्या हुआ, प्रोविजनल मेजर तो लिया गया था कोर्ट के द्वारा लेकिन वो इफेक्टिव नहीं रहा। दूसरा हमारा केस आता है यूएस डिप्लोमेटिक एंड काउंसलर स्टाफ इन तेहरान यूएस वर्सेस ईरान 1979। इस पर्टिकुलर केस में ब्रिटेन ने बेसिकली जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहां पर प्रोविजनल मेजर्स के लिए ये डिमांड करी कि जो उनके तेहरान में लोगों को बंधक बनाया गया है उन्हें जो है उनकी रिहाई के लिए कोई कदम उठाया जाए, क्योंकि केस डिसाइड होने में तो काफी टाइम लगता है। इसीलिए प्रोविजनल मेजर लेते हुए आईसीजे ने क्या किया कि ईरान को ये मतलब ऑर्डर पास किया कि वो हॉस्टेजेस को रिलीज कर दे, लेकिन ईरान उसके साथ कंप्लाई नहीं किया और फाइनली आईसीजे ने फाइनल जजमेंट में भी तेहरान को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया। अब हुआ क्या था, निकारागुआ वर्सेस यूनाइटेड स्टेट 1948 के केस में निकारागुआ की अपनी एक नई सरकार बनी थी और वहां पर बहुत सारे लोग रिबेल्स बनकर खड़े हो गए थे, सरकार के खिलाफ उठ के खड़े हो गए थे। तो यूएसए क्या कर रहा था, उन लोगों की मदद कर रहा था। तो इस केस में भी जो उसने प्रोविजनल मेजर लेते हुए यूएस को डायरेक्ट किया कि वो ये सब एक्टिविटीज को फिलहाल के लिए सस्पेंड करे, रोक दे। यूएस ने इस बात को कहीं ना कहीं माना तो, लेकिन फुली नहीं माना। अभी रिसेंटली जो इसका केस है वो सूडान वर्सेस यूएई 2025 का केस है, जहां पर सूडान रिक्वेस्टेड प्रोविजनल मेजर टू एड्रेस एलिज्ड वायलेशंस विद द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इशूइंग एन ऑर्डर टू प्रिजर्व द स्टेटस क्यू। तो यहाँ पर स्टेटस क्यू के लिए इन्होंने डिमांड की फॉर द प्रोविजनल मेजर्स। तो यहाँ पर आईसीजे ने प्रोविजनल मेजर ऑफ स्टेटस क्यू प्रोवाइड किया और साथ ही साथ इस चीज से क्या हुआ कि अब करंट सिनेरियो में ये पीस
को प्रिवेंट मतलब पीस को सिक्योर करने में समक्ष रहा कि हाँ उससे काफी ज्यादा पीस जो है वो मेंटेन हो सका, और इसने प्रिवेंट किया इरिपेरेबल हार्म, मतलब जो एक क्षति पहुंचाई जाती है जिसे रिपेयर नहीं किया जा सकता है, उन सब चीजों को प्रिवेंट करने में काफी हद तक इसने मदद करी। हमें यहाँ से क्लियर होता है कि सबसे पहला रोल आईसीजे का डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ में है उसके प्रोविजनल मेजर्स, जो कि डिस्प्यूट के सेटलमेंट में कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये इफेक्टिव तभी है जब where there is an consent of the state, जब पर्टिकुलर कोई नेशन इसको ऑब्लाइज करेगा कि आईसीजे के जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं हम उनको मानते हैं, तभी ये उन पे जो है लागू होगा। अब हम आ जाते हैं कि आईसीजे के पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है एडवाइजरी ओपिनियन। चाहे सिक्योरिटी काउंसिल हो या फिर उसके ऑर्गन्स हो, वो एडवाइजरी ओपिनियन जो है वो आईसीजे से लेते हैं। तो ऐसे केसेस ऐसे फॉलोइंग मेरे पास अब हमारे पास ऐसे केसेस हैं जिन केसेस में आईसीजे की ओपिनियन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसमें सबसे पहला आता है कंडीशन ऑफ एडमिशन ऑफ स्टेट टू मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशंस 1948 आईसीजे रेप 50। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये उठी थी, क्वेश्चन उठा था कि वेदर द यूनाइटेड नेशंस मेंबर कुड इम्पोज एडिशनल कंडीशंस बियॉन्ड आर्टिकल 4 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फॉर द एडमिटिंग द स्टेट टू अ मेंबरशिप। मतलब आर्टिकल 4 में दिया ना कि उसके पास एक परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है, उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि वहां पर एक परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए। तो क्या इसके अलावा भी कंडीशंस इंपोज की जा सकती है किसी पर्टिकुलर स्टेट को मेंबरशिप देने के लिए? इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने क्लेरिफाई किया कि आर्टिकल 4 की जो कंडीशंस हैं वो अपने आप में ही सफिशिएंट है, ठीक है, एग्जॉस्टिव इन नेचर है, और उससे अलावा कोई कंडीशंस किसी स्टेट पर नहीं लगाई जा सकती जब उसे एडमिशन करनी है एज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। अब उसके लिए कंडीशंस ये थी कि स्टेटहुड होना चाहिए, पीस लविंग नेचर, एबिलिटी टू फुलफिल द ऑब्लिगेशंस, विलिंगनेस टू डू सो, एंड ये सारी कंडीशंस उस पर जो है लग सकती हैं, उसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं लग सकती। तो ये इसीलिए सिग्निफिकेंट थी ये जो एडवाइजरी ओपिनियन है, क्योंकि इसने क्लैरिफाई किया द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन मेंबरशिप, कि क्या होना चाहिए लीगल फ्रेमवर्क यूनाइटेड नेशन मेंबरशिप का, और रीइंफोर्स किया जो चार्टर की सुप्रीमेसी है कि जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है वो सुप्रीम है और यूनिवर्सल मेंबरशिप उस पर बात करता है। इसके अलावा और बहुत सारे केसेस में एडवाइजरी ओपिनियन दी गई आईसीजे के द्वारा, जिसमें एक केस था कंपीटेंस ऑफ जनरल असेंबली फॉर द एडमिशन ऑफ स्टेट टू द यूनाइटेड नेशंस 1950 आईसीजे आरईपी 4। तो इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, ये केस इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये रीअफर्म करता है द डिसीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनाइटेड नेशन ऑर्गन्स एंड इंश्योरिंग द सिक्योरिटी काउंसिल्स प्राइमेसी इन दी एडमिशन डिसीजन। मतलब सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसकी हमेशा वो सुप्रीमेसी रहेगी, हमेशा सुप्रीम रहेगा जब भी किसी स्टेट को एडमिट करना हो। तो इसमें एक और केस आता है रेपरेशन फॉर इंजरीज सफर्ड इन दी सर्विस ऑफ यूनाइटेड नेशंस 1949 आईसीजे 1974। इसमें क्वेश्चन ये था, क्या यूनाइटेड नेशंस के जो एजेंट्स हैं जो उनके लिए काम करते हैं, क्या वो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आ सकते हैं? क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो ये मेंबर्स हैं, आई मीन नॉट द मेंबर्स, द एजेंट्स, क्या ये भी इंटरनेशनल पर्सनालिटी की कैटेगरी में आते हैं? तो इस पर्टिकुलर चीज में आईसीजे ने अपनी एडवाइजरी ओपिनियन में ये बोला कि यूनाइटेड नेशन अपने आप में ही एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी पोजेस करते हैं, और इसी वजह से उनके पास ये राइट है कि जब भी उनके एजेंट को इंजरी होती है किसी स्टेट के द्वारा, तो वो उसके रिगार्डिंग कोई भी जो इवेंट अकर हुआ है उसके रिगार्डिंग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपीयर कर सकते हैं, और क्या है उसके लिए रेपरेशंस जो हैं वो रिसीव कर सकते हैं फॉर बोथ द नेशन, मतलब नेशन के लिए एज वेल एज उसके इंजर्ड एजेंट के लिए। तो ये क्लियर है कि कहीं ना कहीं एडवाइजरी ओपिनियन जो आईसीजे की है वो हेल्प करती है इंटरप्रिटेशन में, या फिर ऐसी चीजों को बताने में, अपनी एडवाइस देने में जहां पर उनके पास लॉ से रिलेटेड क्लैरिटी ना हो एट इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। और ये ओपिनियन क्लैरिफाई करती है लीगल प्रिंसिपल, गाइडेड स्टेट्स बिहेवियर एंड ऑफन इन्फ्लुएंस कंटेंशियस प्रोसीडिंग्स।
अब कंटेंशियस प्रोसीडिंग या कंटेंशियस केसेस कौन से केसेस होते हैं? बेसिकली वो केसेस हैं इंटरनेशनल लॉ में जहां पर स्टेट्स अपने डिस्प्यूट्स लेकर आती हैं, और मोस्टली यही होता है कि ऐसे केसेस में हमेशा डिसएग्रीमेंट ही होगा और इससे डिसएग्रीमेंट कॉज होगा। तो उस तरह के केसेस को हम कंटेंशियस केसेस की कैटेगरी में मानते हैं। तो आईसीजे अभी तक बहुत सारे ऐसे कंटेंशियस केसेस को अपनी जजमेंट से रिजॉल्व कर चुके हैं, या फिर कहीं ना कहीं उन्होंने क्लियर सेट जो है रूल सेट किया है। इसमें सबसे पहला केस जो आता है वो है निकारागुआ वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स 1948 का। ये केस हमने पहले भी डिस्कस किया है। इस केस के अंदर प्रोविजनल मेजर्स भी लिए गए थे, साथ साथ इस केस में फाइनल जजमेंट भी आई, जहां पर इस पर्टिकुलर केस में यूएस को जो है इसमें अगेंस्ट यूएस जजमेंट दी गई थी, लेकिन यूएस ने अपनी वीटो पावर को यूज किया करते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के साथ कंप्लाई नहीं किया था। अब हमारे पास आता है कॉर्फू चैनल केस यूके वर्सेस अल्बानिया 1947 से लेकर 1949 तक। इस बेसिक चीज में हुआ ये था कि अल्बानियन वाटर के अंदर कुछ ऐसी माइंस थी जहां पर ब्लास्ट हो रहे थे। तो यूके के जो लोग हैं, जब वो उनकी जो वॉरशिप्स है, मतलब जो वहां से जा रही थी, तब वहां से जाकर क्या हुआ, कुछ बहुत बड़ा नुकसान हुआ यूके की जो है वॉरशिप्स को। और यहाँ पर यूके ने अल्बानिया को ये अक्यूज किया कि उसे इस चीज की जानकारी थी कि ऐसी माइंस लगी हैं जिससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है जब कोई व्यक्ति उस वाटर में जाएगा। अल्बानिया ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने से डिनाई किया और काउंटर क्लेम किया कि यूके ने वायलेट किया है उसकी सोवरेनिटी को, वो जानबूझ के उसकी टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर आईसीजे ने बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल और एक सिग्निफिकेंट डिसीजन दिया। आईसीजे ने अपनी जजमेंट में अल्बानिया को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हुए ये कहा कि ये अल्बानिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसने ब्रीच किया है ड्यू डेलिगेंस का, जो हमने लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी पढ़ा था कि ये उसके नेशन की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर उसे पता है कि वहां पर कुछ खतरे की चीज है तो उसे इन्फॉर्म करना है दूसरी कंट्री को। तो यहाँ पर आईसीजे ने यूके को अवार्ड किया 8,43,947 पाउंड्स, ठीक है, जिसे अल्बानिया ने ऑलमोस्ट 10 साल लगा दिए थे देने के लिए। ये केस इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये बताता है स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंसिडेंट्स इन टेरिटोरियल वाटर्स एंड क्लैरिफाई द डॉक्ट्रिन ऑफ इनोसेंट पैसेज। इन दो सिग्निफिकेंट केसेस के अलावा और भी बहुत सारे केसेस हैं जहां पर कोर्ट की जजमेंट्स ने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जैसे कि एंग्लो ईरानियन ऑयल को यूके वर्सेस ईरान 1951 से 1952 तक। 1933 में ईरान ग्रांट करता है ऑयल कंसेशन टू एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी, लेकिन 1951 में ईरान इस ऑयल को नेशनलाइज कर देता है, ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर देता है। तो यूके इस केस को आईसीजे के पास लेके जाता है, ये कहते हुए कि इसने ब्रीच ऑफ जो मतलब एग्रीमेंट है वो किया है। ईरान कोर्ट को क्लैरिफाई करता है कि आर्टिकल 36 क्लॉज 2 के अंदर उसने ये चीज कही है कि जो ट्रीटीज वो 1932 के बाद साइन करेगा, उन ट्रीटीज पे वो आईसीजे के जो भी डिसीजंस होंगे उसके साथ कंप्लाई करेगा। और ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट 1933 में हुआ है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल उसने ये कहा कि 1933 का जो एग्रीमेंट है वो एक प्राइवेट एग्रीमेंट है, उस पे इंटरनेशनल लॉ ऑटोमेटिकली जो है वो नहीं लागू होती है। कोर्ट इस बात पर रिलाई करती है और इस बात को मानती है कि यहाँ पर उसकी लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है और यूके के क्लेम को डिसमिस करती है। इस केस का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि ये हाईलाइट करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिस्डिक्शन को, और ये साथ में ये भी बताता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल लॉ के अंदर नहीं फॉल करते हैं। दूसरा केस है पोर्चुगल वर्सेस इंडिया का केस 1955 से 1960 में। यहाँ पर अंडमान निकोबार से आइलैंड से रिलेटेड एक डिस्प्यूट अकर करती है, जहां पर पोर्चुगल बोलता है कि उसके पास राइट टू पैसेज है एज पर सम प्रीवियस ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पोर्चुगीज। तो यहाँ पर जब इस डिस्प्यूट को ले जाया जाता है तो इंडिया अपनी साइड से ये पॉइंट रखता है कि उसकी सोवरेनिटी को खतरा है अगर जो पोर्चुगीज के जो ट्रूप्स है वो वहां से जाएंगे, यानी कि उनकी आर्मी अगर वहां से करती है। जो राइट टू पैसेज है वो नॉर्मल लोगों के लिए है। तो इस केस में कोर्ट ने ये रूल किया कि एक बैलेंस डिसीजन देते हुए ये रूल किया कि सोवरेनिटी इंडिया की है, तो इस वजह से
जो पोर्चुगीज है वो उसके ट्रूप्स वहां नहीं जा सकते, लेकिन ऑर्डिनरी लोग जो पोर्चुगीज के हैं वो उनका राइट टू पैसेज नहीं रोका जा सकता, वो वहां से जा सकते हैं। तो ये केस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस केस में आईसीजे ने एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई थी अपना डिसीजन देते हुए। इसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस, लीबिया वर्सेस माल्टा का केस है 1982 से लेकर 1985 में। ये इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि यहाँ पर गाइडलाइंस एस्टैब्लिश की गई थी मैरीटाइम डिस्प्यूट्स को लेकर, और ये इन्फ्लुएंस किया कि जैसे कि और बाकी के जो फ्यूचर डिसीजंस है उसमें भी इसका कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस। तो इन सारी के सारी तीनों टाइप की जो कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, इससे हमें पता चल गया कि प्रोविजनल मेजर्स हो, एडवाइजरी मेजर्स हो या कंटेंशियस केसेस से रिगार्डिंग हो, तो इन केसेस में क्या होता है, कोर्ट ने अपने हिसाब से बहुत अच्छी प्रोनाउंसमेंट्स, एक अच्छी जजमेंट्स प्रोवाइड करी हैं, जिससे काफी हद तक इंटायर वर्ल्ड में आप समझ सकते हैं कि डिस्प्यूट्स कम हुई हैं। तो इन सारी के सारी तीनों टाइप की जो कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, इससे हमें पता चल गया कि प्रोविजनल मेजर्स हो, एडवाइजरी मेजर्स हो या कंटेंशियस केसेस से रिगार्डिंग हो, तो इन केसेस में क्या होता है, कोर्ट ने अपने हिसाब से बहुत अच्छी प्रोनाउंसमेंट्स, एक अच्छी जजमेंट्स प्रोवाइड करी हैं, जिससे काफी हद तक इंटायर वर्ल्ड में पीस मेंटेन रह सके, और साथ ही साथ एक नेशन की जो सोवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, उसके ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंट, वो सब अच्छे तरीके से मेंटेन हो सके, एक देश दूसरे देश के लिए खतरा ना बने और पीसफुल एनवायरनमेंट में जो है पूरी दुनिया रहे। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि जहां पर कहीं रूल्स नहीं होते ना, वहां पर इसने प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश करने में मदद की है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमने अभी देखा था कि जहां पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय से रिलेटेड एक क्लेम लेकर आईसीजे में गए थे, तो वहां पर एक नया प्रिंसिपल एस्टैब्लिश हुआ कि उनके एजेंट्स को भी अलाउड है कि वो भी आकर जो है रेपरेशंस क्लेम कर सकते हैं। और भी बहुत सारे, जैसे कि एक पर्टिकुलर स्टेट की एडमिशन को लेकर कितनी पावर है जनरल असेंबली के पास, क्या ये ओवर पावर कर सकती है सिक्योरिटी काउंसिल को कि नहीं, तो ऐसे सच आंसर्स को भी इंटरप्रेट करने में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने काफी हद तक मदद की है इन द वर्ल्ड सिनारियो। ये सब तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉ एक वीक लॉ आज भी मानी जाती है, बिकॉज ये डिपेंडेंट है एट द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ सजेशंस अगर आपके पास हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा आर्टिकल 59 जरूर पढ़ना, जो कि मेरी प्रीवियस वीडियो में है।